देखिए इस टॉपिक को, ये है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है, इम्पीडेंस आता है, अपोजिशन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। यहाँ थोड़ा सा अपन जोड़ सकते हैं। तो कोई भी इम्पीडेंस है, अपोजिशन है करंट के फ्लो में जो कंडक्टर डालता है, उसे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। तो सीधा द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से भी रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? द रेशियो ऑफ, पहले इस डंडे को बोल देंगे ना, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। लर्न हो जाएगा। क्या हो गया? इसको बोलिए। हाँ, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है। ये इसकी इसके फार्मूले से डेफिनीशन हो गई। और दूसरी डेफिनीशन हो गई द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे आया? हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो यहाँ R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। इस तरह से ये फार्मूला हो गया। ठीक है। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो ये फार्मूला ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, पर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेसिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर कौन कौन से देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर देखिए, नेचर ऑफ कंडक्टर्स। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब ये है कि यदि आपने कंडक्टिंग मटेरियल बदल दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, तो उनका रेसिस्टेंस भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आपने आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया और गोल्ड ले लिया, सभी ये मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिल्वर है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि आप उसमें करंट फ्लो करेंगे तो वो करंट कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है। और यहाँ पर यदि आपने आयरन ले लिया तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो आयरन क्या करेगा? ज़्यादा करंट को रोकेगा, उसमें रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टेंस कैसा होता है? डिफरेंट होता है। आपने मटेरियल चेंज किया, माने रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज आएगा। तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर्स लिख सकते हो, नेचर ऑफ मेटल्स लिख सकते हो, नेचर ऑफ मटेरियल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफरेंट कंडक्टर्स हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। द कंडक्टर्स विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हैज़ लेस रेसिस्टेंस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस को हम कर सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज, और डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज होता है, उल्टा होता है। तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड रेसिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज। माने यदि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये मेरे पास कंडक्टर है, इसको मैं 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा हूँ। इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम, है ना। अब ये 20 से मैं इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया, थोड़ा गर्म कर दिया, तो इसका रेसिस्टेंस हो सकता है ये 15 ओम हो जाए। कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाएगा? मार्जिनल इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब क्यों होता है? उसका कारण ये है कि ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम तो वही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है तो इसके बीच का क्या होता है? टाइम होता है। सक्सेसिव कोलिजन के बीच का क्या होता है? टाइम। गरम करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, भगने की कोशिश करेंगे, और जब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा यहाँ पर तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है ना, जिसके कारण जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ इतना जान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस कंडक्टर का क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम आ जाते हैं लेंथ में। तो यहाँ पर यदि आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। आर प्रोपोर्शनल एल है, मतलब ये समझो मेरे पास सेम मटेरियल की वायर है, ये मान लेते हैं ये 1 मीटर की है, और दूसरी वायर है इसी मटेरियल की, मान लीजिए कॉपर की है, ये 2 मीटर मीटर की है, थिकनेस वही है, लेंथ भर अलग अलग। अब मैं पूछूं किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका होगा, ऑन इंक्रीजिंग लेंथ रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, तो किसका ज़्यादा होगा, 2 मीटर का। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर लेते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, उसके रेसिस्टेंस क्या होता है, हाँ, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये है कि यदि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेंगे एक चीज़ तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एक मेरे पास मोटी तार है और एक सेम मटेरियल की है, और एक यहाँ पर पतली तार है, ठीक है ना। ये जो भाग होता है क्रॉस सेक्शनल, थिकनेस क्या बताता है, क्रॉस सेक्शनल बताता है। लेंथ दोनों की सेम है, मटेरियल सेम है, दोनों कापर कापर हैं। अब मैं पूछ देता हूँ, ये 1 नंबर कर देता हूँ, ये 2 नंबर, किसका रेसिस्टेंस कम होगा, 1 नंबर का। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि रेसिस्टेंस आपको डिक्रीज करना है तो जो हम घरों में वायर लगाते हैं, कैसी वायर लगाना चाहिए, मोटी वायर लगाना चाहिए, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप जाने कि रेसिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। यदि शॉर्ट में देख ले तो पहला क्या हो गया, कंडक्टर्स, किस पर, कंडक्टर पर। फिर किस पर क्या हो गया, टेम्परेचर, किस पर हो गया, टेम्परेचर। फिर क्या हो गया, लेंथ, और फिर क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आपको समझना है डिफरेंट कंडक्टर का डिफरेंट रेसिस्टेंस होता है। फिर इसमें समझना है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। फिर ये समझना है कि लेंथ इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। बस इतना चीज़ तो समझना है मेन। ठीक है, अब चलिए रेसिस्टेंस की कुछ चीज़ें और समझते हैं। तो यहाँ देखिए रेसिस्टेंस के बहुत सारे फार्मूले हैं। एक फार्मूला तो ये है, R इक्वल टू वी अपॉन आई भी होता है। एक फार्मूला ये है, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, ये इंटरनल प्रॉपर्टी को मिला के है। और ये तीसरा होता है रो एल ए। अभी हम पढ़ें कि जो रेसिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उससे ये फार्मूला बन गया है, ये रो इक्वल टू आल ए, है ना, एल अपॉन ए। रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से। ये साइन का है ओमेगा। इसका देख लीजिए डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-3 a-2 है। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं कि 1 ओम रेसिस्टेंस होता क्या है। तो उसको डिफाइन करने के लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फार्मूला है इसका यूनिट लिख दो। आर का यूनिट क्या हो गया, 1 ओम, इसका क्या हो गया 1 वोल्ट, और इसका क्या हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पढ़ देना है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is 1 volt and current flowing through the conductor is 1 ampere, then resistance of conductor is 1 ohm। ठीक है, इस तरह से इसको डिफाइन करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, देन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। आपको ऐसे बोल देना, यहाँ से भी बोल सकते हो 1 ओम इज ए रेसिस्टेंस if the current flowing through a conductor is 1 ampere and potential difference across the conductor is 1 volt। ठीक है, इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देख ले कुछ अलग से क्वेश्चन है।
उसको देख लेते हैं जो रेसिस्टेंस से रिलेटेड आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय स्टिचिंग देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। अब देखिए मेरे पास कोई ये वायर है, ठीक है, ये मान लो 1 मीटर है, इसको हम गर्म करें और खींच लिए, और इसको खींच करके हम क्या कर दिए, इसको खींचे तो क्या हो गई, 2 मीटर हो गई। तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए इसकी मोटाई भी जैसे ये है, अब इसको मैं पतला खींचूंगा तो पतला होगी कि नहीं? तो इसमें दो चीज़ें हैं, लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और दूसरी ये पतली भी हो रही है। तो इस कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? 4 टाइम्स। तो कभी कभी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें वगैरह आ जाता है कि इफ़ द वायर ऑफ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। डबल करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, तो जब हम ट्रिपल कर देंगे तो क्या होगा? तो उसका स्क्वायर कर देना है, 9 टाइम्स। 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्या हो गया? 9 टाइम्स। और यदि डबल है तो 2 का स्क्वायर माने कितना हो गया? 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से। अब इफ लेंथ इज हाफ्ड बाय कंप्रेसिंग रेसिस्टेंस इज, अब मान लीजिए इस तार को हम कंप्रेस कर दिए, 1 मीटर का 0.5 मीटर कर दिए, तो लेंथ कम हो गई। लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है। इफ द रेडियस इज हाफ्ड बाय स्ट्रेचिंग रेसिस्टेंस इज 1/6। अब मान लो हम इतना खींचे, ये हमारे पास एक तार है और मान के चलते हैं इसका जो रेडियस है 1 मिलीमीटर है। अब हम इसको खींच रहे हैं, ये पतली हो जाएगी और इतना पतला कर दिए कि इसका रेडियस 1/2 mm हो जाए, माने हाफ हो जाए। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाता है? 1/16 हो जाता है। जितना रहा होगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, माने डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना?